नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूँ प्रीति योगी। जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था, मध्यकाल में अवधि का साहित्य भाषा के रूप में विकास, परंतु ये अपना पूरा नहीं हुआ था। अपन ने कहाँ तक किया था, फिर आज उसके आगे से करेंगे। तो अपन यहाँ से आज करने वाले हैं काव्य भाषा के रूप में अवधि का भाषाई स्वरूपगत विकास। इससे ऊपर अपन ने कर लिया है, यहाँ से अपन आज करने वाले। तो अभी ये अपने को कंप्लीट करना है, तो अपन आ जाते हैं अपने लेक्चर पर। सूफियों की अवधि की भाषाई विशेषता है तो ध्वनि संरचना के अंदर वही जो अपन ने सब पहले पढ़ते आ रहे हैं। अपन अगर कोई मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे सारे वीडियो देख ले वे पहले वाले, तो उससे क्या आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह और बे को वर्षा यानी कि जैसे कि वह और बे दोनों का यूज़ करना है तो वर्षा और बरखा। फिर वापस शे और खे का यूज करना है तो शट और खट। री और री का तो ऋतु और ऋतु। स्वर भक्ति प्रकार और परकार। फिर है क्षति पूरक दीर्घीकरण तो चित्त और चित। वही फिर प्राकृत और अपभ्रंश में प्राकृत और अपभ्रंश के कई शब्दों का प्रयोग इस आरंभिक अवस्था में होता रहा है, जैसे दिनी अर दिनकर पुहुमी पृथ्वी। पुरलिंग संज्ञाएं प्राय उकारांत पेट आकारांत राजा धुआं एकारांत काग है, जबकि स्त्रीलिंग संज्ञाएं प्राय इकारांत है, जैसे धनी। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए इसमें न नी तथा नह प्रसर्गों का उपयोग होता है, जैसे रत्न चूहा जिन्हें हाथन सेती। द्विवचन का प्रयोग पूर्णतः समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या प्रयोग करते हैं, न नी और नह के। आमतौर पर कर्ता की ही विभक्ति से सभी कारकों का काम लिया जाता है। यह प्रवृत्ति अपभ्रंश अवट से ही चली आ रही थी। उदाहरण के लिए राजा घर वही बोले नाही करण है। फिर है जेही जीऊ दिन है कन्ही संसारू, ये इनका कर्ता है। फिर प्रमुख प्रसर्ग इस प्रकार है, कर्ता ने संबंध के कर की संप्रदान कह लागी कर्ण अपादान सोतो सेती में। फिर कर्म कहे को के अधिकरण मह माहे में पर। सर्वनामों की संरचना प्राय इस प्रकार रही, उत्तम पुरुष मई हो मीर, मध्यम पुरुष तू ते तुम तुम्ह तुम, और अन्य पुरुष वह ओई ले। अन्य सर्वनाम जो जेही किचू कोहू काहू। ये सब किसके अंदर, इसके अंदर अवधि का साहित्य भाषा के रूप में विकास कर रहे हैं ना, उन सब के अंदर ये व्याकरणिक, जैसे कि कौन सा सर्वनाम उसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, या फिर अब की कौन सी क्रियाएं की संरचना है, कौन सी क्रियाएं उसके अंदर इस्तेमाल हुई, तो ये सब चीज़ें क्रिया के अंदर, जैसे कि वर्तमान काल के लिए तय रूप वाली क्रियाएं प्रचलित थी, जैसे करत बैठत। भूतकाल के लिए प्राय स रूप तथा वह रूप दिखते हैं, जैसे किन्हीं आवे। ये सब कुछ मतलब सबके अंदर, जैसा कि देखो अब तो है ना, धीरे धीरे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको अब तो जैसे कि समझ में आने लग गया होगा कि हाँ यार, कि इन सब का मतलब क्या होता है। क्योंकि जो स्टार्टिंग से मतलब बेसिक क्लियर कर रहे हैं ना, तो उसका पूरा क्लियर हो जाता है। अपन जब बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग अगर क्लियर हो ना, बेसिक अगर क्लियर हो ना, तो बाद में कुछ भी हो वो अपने को समझ में आ जाए। तो इसका भी वही है कि इनका ये सब अपन ने पहले अच्छे से कर रखा है, तो आप देख लेवे। भविष्य काल के लिए ब तथा है रूप का प्रचलन मिलता है, जैसे जाब चलब चल ही कर ही के कहू इत्यादि। फिर है सहायक क्रियाओं के स्तर पर बा हुआ हुत था अहा था आही या अह है इत्यादि का प्रचलन रहा, जैसे ओही मांझ भी दलई सोई। संयुक्त क्रियाओं का भी प्रचलन था जो सहायक क्रियाओं से मिलकर निर्मित होती हैं। फिर है विशेषण। विशेषण के लिंग वचन विशेष्य लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, जैसे जिना जिनी उजियारा उजियारी आदि। संख्यावाचक विशेषण इस प्रकार के हैं, एक दुई चारी सोरह इत्यादि। फिर है अवयव या अविकारी पद इस प्रकार थे, का कत ऊपर आगे पीछे अस तस जस अब तक तब फिर आदि। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं अविकारी और अवयव के।
फिर आ जाता है अपना राम काव्य धारा की अवधि की भाषाई विशेषता। राम काव्य धारा की तो इसमें है ध्वनियाँ हो जाएगी, तत्सम ध्वनियों को प्राय अवधि के रूप में ढाल दिया जाएगा या गया है तत्सम ध्वनियों को अवधि के रूप में। इस प्रक्रिया में मुख्य ध्वनि परिवर्तन इस प्रकार है: वै बै, विश्वामित्र विश्वामित्र, फिर शेष है कौशल्या कौशल्या, क्षय ख, लक्ष्मण लक्ष्मण लखन, सॉरी ने और ने, रावण रावण। वही ध्वनियों का अलग अलग वो व्यंजन यूज करना है, वही चीज है। फिर है शब्दावली के संस्कृत के शब्दों को अवधि के प्रवाह में ढाल कर प्रयुक्त किया, जैसे कि अमृत अमी है, वन वन। शब्दों के प्रयोग में समन्वयवादी प्रकार राम भक्ति काव्य धारा की अवधि की प्रमुख विशेषता है। इसमें भोजपुरी, राजस्थानी और खड़ी बोली के साथ साथ अवधि फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए अरबी फारसी के खलक, गुलाम साहिब, गरीब नवाज आदि द्रष्टव्य हैं। अब आ जाता है कारक व्यवस्था। कारक व्यवस्था कहीं कहीं निर्विभक्तिक प्रयोग दिखाई देते हैं, जिनमें न तो विभक्ति नहीं प्रसर्ग, जैसे राम दरस मिटी गई कलुसाई। संबंध कारक व करण कारक का लोप है इसके अंदर। फिर मैं ही चरित संचय पही कहा, कर्ता कारक और कर्म कारक का लोप है। ही विभक्ति के प्रयोग से प्राय कई कारकों का काम चलता है। यह प्रवृत्ति अपभ्रंश अवट से ही चली आ रही थी। आधुनिक आर्य भाषा के अनुकूल प्रसर्गों का तीव्र विकास काव्य धारा की अवधि में दिखाई देता है। प्रमुख राम काव्य धारा की फिर प्रमुख प्रसर इस प्रकार: कर्ता का कुछ नहीं, संबंध का के कर केरा, संप्रदान लागी हित, करण अपादान, सही से ते, कर्म का कह, अधिकरण पर में मैं माही मैं माही। फिर इसके अंदर वापस सर्वनाम का प्रयोग। इस काव्य धारा में भाषा को व्यापक बनाने के लिए खड़ी बोली के सर्वनामों वह, तुम्हारा, हमारा इत्यादि का प्रयोग भी किया गया है। इस काव्य धारा के अपने सर्वनाम इस प्रकार हैं: एक वचन बहुवचन में उत्तम पुरुष मैं मोही, बहुवचन में हम, एक वचन में मैं मोही और बहुवचन में हम, मध्यम पुरुष तुम, तुम्हें, तुम्हार, अन्य पुरुष सो वह ते, अन्य सर्वनाम जो, को, कौन, जिन्हें, कवन, कोई, किच्छु। उदाहरण: जेहो अवध कवन मुँह लाई, जो नहीं करे राम गुनगुनाना, जीहे सो दादूर जिहे समाना, जिन्ह हरि कथा सुन नहीं काना। तो ये कवन, नाही या सो, ये जिन्हें, ये क्या हो गया, ये कि इसके अन्य सर्वनाम के उपयोग हो गए इसके अंदर। फिर आ जाता है क्रिया व्यवस्था। वर्तमान काल करत देखत जैसे प्रयोग प्रमुख है। वर्तमान में करत देखत जैसे प्रयोग और ये बिहारी हिंदी के अंदर आते हैं, इसका भी उपयोग। जैसे करत बत कही अनुज, सन मन सिय रूप लोभान। भूतकाल में देखी के, करी के, पावा आवा जैसे प्रयोग प्रचलित है। भविष्य काल में इसके लिए प्राय 2 रूप प्रचलित है: बे रूप करब जाइब तथा है रूप देखी है जाही है। सहायक क्रियाओं के वर्तमान कालिक रूपों में आटे बाटे का प्रयोग समाप्त हो गया है। इनके स्थान पर अहे जैसी क्रियाएं मिलती है। भूतकालीन सहायक क्रियाओं में भय, भवा, भवे, भव जैसे प्रयोग विशेष रूप से दिखाई देते हैं। जैसे भये सब साधु की रात की रतानी, राम दरस मिटी गई कलुषाई। संज्ञार्थ क्रियाओं या क्रियार्थ संज्ञाओं में वह रूप दिखाई देता है, जैसे देखब, करब इत्यादि। और संयुक्त क्रियाएं हम किंतु दिखाई देती हैं। फिर आ जाता वचन। इसी के अंदर वचन, क्रिया व्यवस्था के अंदर वचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए नया नहीं प्रयोग, वो पहले अपन ने कर लिया है। और अवयव या फिर अविकारी पदों के अंदर क्रियाशील काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि कालवाचक तब, अब, तब, अबहु, तबहु, कबहु, पहले। स्थानवाचक के अंदर इहा, कहा, तहा, तह, इत, उत। प्रकारवाचक इमी, जिमी, किमी, जस, कस। ठीक है, ये हो गया। अब है अवधि की शक्तियाँ और सीमाएं। अवधि की शक्तियाँ और सीमाएं मैं एक बार आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। फिर अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये मेरा इसका PDF मिल जाएगा, तो आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है योगी IS वीडियो, तो आप उसके अंदर आप ज्वाइन करके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसकी शक्तियाँ हो जाएगी। अवधि गंभीर, उदात्त तथा मर्यादापूर्ण अभिव्यक्ति के लिए बेहद अनुकूल भाषा है। इसका मुख्य कारण यही है कि न तो ब्रज भाषा की तरह अत्यंत कोमल और संगीतात्मक बोली है और न ही खड़ी बोली या हरियाणी की तरह अत्यंत कठोर। अवधि की मूल प्रकृति की ही ऐसी है कि इसमें गति की तीव्रता कम है और ठहराव अधिक है। इसके अतिरिक्त यह अयोध्या और उसके निकटवर्ती जिस स्थान पर बोली जाती है वह क्षेत्र राम के मृतक से जुड़ा है और इस क्षेत्र की संस्कृति, मर्यादा और लोक रक्षण जैसे मूल्यों को संस्कार के स्तर पर धारण करती है। उस क्षेत्र की बोली होने के कारण अवधि स्वाभाविक रूप से मर्यादा और औदात्य को धारण करती है। लचीलापन अवधि का दूसरा बड़ा गुण है। इसका अर्थ है कि अन्य भाषाओं के शब्दों को आसानी से आत्मसात कर पाती हैं। फिर है अवधि भाषा का एक प्रमुख गुण उसमें निहित ठहराव और बांधने की क्षमता है, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रबंध काव्यों के लिए अवधि एक सहज भाषा बन गई है। फिर है अवधि भौगोलिक दृष्टि से विस्तृत क्षेत्र की बोली है। इसका प्रयोक्ता वर्ग भी काफ़ी बड़ा है। इसकी साहित्यिक सफलता में यह भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अवधि ब्रज भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रज मंडल में भी यह बोधगम्य है। इसे भोजपुरी से अत्यंत निकट होने का भी लाभ मिलता है। फिर आ जाते हैं अपन सीमाओं के ऊपर। अवधि में गंभीरता, मर्यादा और औदात्य जैसे भाव की उत्पत्ति इतनी अधिक है कि इसमें व्यक्ति की मनोरंजन परक तथा चंचल मनोवृत्तियां पूरे आवेग के साथ व्यक्त नहीं हो पाती। यही कारण है कि अवधि में न तो ब्रज भाषा जैसा श्रृंगार काव्य रचा जा सका और न ही वात्सल्य के मनोग्राही चित्र खींचे जाते। फिर दूसरी है मध्यकाल के मनोविज्ञान को व्यक्त करने में अवधि चाहे सक्षम हो, वह आधुनिक जीवन की तमाम जटिलताओं और प्रतिदिन बदलते हुए समाज की प्रवृत्तियों को चित्रित करने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रज भाषा की साहित्यिक प्रतिष्ठा पर खतरा मंडराने लगा। तब भी समृद्ध विरासत के बावजूद अवधि को महत्व नहीं मिला। अवधि प्रबंधात्मक रचनाओं के लिए तो अधिक उपयोगी है, किंतु मुक्तक वाली तेजी उसमें नहीं है। स्वयं तुलसीदास ने सामान्यतः अपने मुक्तकों के लिए ब्रज भाषा का ही चयन किया है। अवधि में यह लचीलापन तो अवश्य था कि वह संस्कृत और अरबी फारसी शब्दों का अवधिकरण कर सके, किंतु वह लचीलापन नहीं था कि वह अपने स्थान का अतिक्रमण करके हिंदी के सभी क्षेत्रों की अपनी भाषा हो जाए। यही कारण है कि रामचरितमानस इसी विश्व प्रसिद्ध रचना के बावजूद अवधि अखिल भारतीय काव्य भाषा नहीं बन पाई, जबकि ब्रज भाषा अखिल भारतीय काव्य भाषा बन गई। फिर अवधि के ऊपर एक टिप्पणी। अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई पूर्वी उपभाषा वर्ग की सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली है, जिसका भौगोलिक क्षेत्र अयोध्या, फैजाबाद तथा उसके आसपास का है। मतलब अवधि का उद्भव ये तो अपन को सब पता है, उत्तर प्रदेश के कुछ कोसल क्षेत्र के पास में हुआ था, बहुत सारे जिलों के अंदर। पाली प्राकृत काल में यह क्षेत्र कोसल नाम से विख्यात था। पाली और प्राकृत जो भाषाएं आई थी ना प्रचलित में, तो उस टाइम इस क्षेत्र का नाम क्या था? कोसल था। यही की बोली कोसली मध्यकाल में अवधि के विकास का आधार बनी। यद्यपि अवधि का आरंभिक रूप रोड़ा कृत, राउर बेल तथा दामोदर पंडित कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मिलता है, तथापि इसका वास्तविक विकास सूफी काव्यधारा तथा राम काव्यधारा के माध्यम से हुआ। सूफी काव्यधारा में जायसी तथा राम काव्यधारा में तुलसी केंद्रित कवि हैं, जिन्होंने क्रम से ठेठ अवधि की मिठास और तत्समी अवधि का औदात्य जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों की भाषा का एक एक उदाहरण इस प्रकार है। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाओ, मकु ते ही मारग उड़ी, परे कंत धरे जहाँ पाओ, लोचन जलू रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन पर सोना। कि जैसे कि जब हवाएं चलती है, पवन हवाएं जब हवाएं चलती है तो किस प्रकार हवाएं अपने साथ सब कुछ लेके जाती है, जैसे कि मिट्टी हो गए, मतलब सबको अपने साथ लेकर जाती हैं। और वो मिट्टी होती है जैसे कि
अपना ये राजस्थानी वगैरह एरिया हो गया, उधर क्या बिल्कुल मिट्टी, मतलब उसको क्या सोने की तरह दिखता है जैसे कि पूरा। तो वो चीज़ आचार्य शुल्क ने दोनों महाकवियों द्वारा प्रयुक्त अवधि की प्रशंसा की। जायसी की ठेठ अवधि की प्रशंसा में वे कहते हैं कि जायसी की भाषा बहुत मधुर है, पर उसका माधुर्य निराला है। वे भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं है। अवधि की खालिश बेमेल मिठास के लिए पद्मावत का नाम बराबर लिया जाएगा। तुलसी की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि जायसी की पहुंच अवध में बहते हुए माधुर्य स्रोत तक ही थी, पर गोस्वामी जी की पहुंच दीर्घ संस्कृत कवि परंपरा द्वारा परिपक्व चाशनी के भंडागार तक भी पूरी थी। अवधि की भाषाई विशेषताओं में निम्नलिखित महत्वपूर्ण ध्वनि विशेषताओं में ने और ने का प्रयोग हुआ था। डे और रे, ने का तो कौन बाण बाढ़ ने, फिर डे और रे का साड़ी सारी, वे और बे का वचन बचन। तो इन सब का ध्वनियों का अपन ने ऊपर विस्तार से किया है, किस किस ध्वनि का उपयोग हुआ है। व्याकरणिक विशेषताओं में भी मतलब मैं इसके अंदर भी अपन ने कर रखा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि इसमें संज्ञा के 3 रूप जैसे कि लरिका, लरिकवा और लरिका ऊना मिलते हैं। ए न प्रत्यय से बहुवचन बनाए जाते हैं, जैसे रात राते, लरिका लरिकन। ई और नी तथा इया प्रत्ययों से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे मोरनी, बुढ़िया आदि। क्रियाओं में वर्तमान के लिए तय रूप बैठत देखत, भूतकाल के लिए वा रूप आवा जावा तथा भविष्य काल के लिए बे रूप खाए प्रचलित है। अपन ने ये कर लिया है, तो आप एक बार और देख लेना, नजर डाल लेना अपनी, ठीक है। फिर इसका एक और उदाहरण है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अतमाई। तो ये आज का अपना एक कंप्लीट हो गया है। कुछ पर्सन हैं जैसे कि 2016 के अंदर आया, 2014, 2013, 2011, 2007, 2006 और 2000 के अंदर आया था। तो अभी भी आ सकता है 2021 के अंदर भी। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ ले, समझ ले। वे मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त अवधि की विशेषताएं टिप्पणी, अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं टिप्पणी, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में अवधि का विकास टिप्पणी, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में अवधि के विकास को विवेचित कीजिए, मध्यकाल में साहित्य भाषा के रूप में अवधि के विकास की विवेचना कीजिए, अवधि भाषा का साहित्यिक योगदान टिप्पणी, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में अवधि की शक्ति और सीमा का विवेचन कीजिए। तो ये आपके इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर इससे एक भी क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन भी आ गए तो प्लीज़ आप ये जरूर कर लेवें। और अगर इसका PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो उसके अंदर आप ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाय।